हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर सीएपीएफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने रिसेंटली इंडियन पॉलिटी के लिए एक नई लेक्चर सीरीज़ हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पे लॉन्च की है। सो दिस इज़ पार्ट 6 ऑफ दैट सीरीज़ एंड आई एम उत्कर्ष। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा हमारे बैचेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने रिसेंटली अनअकैडमी पे कुछ बैचेस लॉन्च किए। उसमें से पहली बैच है जिसका नाम है मिशन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2021। ये जो बैच है दिस इज़ अ कंप्लीट 8 मंथ्स बैच और यहाँ पे हमारे वेल नोन ट्यूटर्स लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौड़ सर एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स भी है। ओके, एट द सेम टाइम पैरेलली हमने मिशन IB ACIO 2021 नाम की एक और बैच लॉन्च की है। इसमें भी हमारे वेल नोन ट्यूटर्स लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौड़ सर और उन्हीं के साथ अदर वेल नोन फैकल्टीज़ भी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब आपको अनअकैडमी में एडमिशन लेना होता है तो आपको वहाँ पे फ़ी पे करनी पड़ती है और उस टाइम अगर आप प्रशांत YT10 ये नाम का अगर रेफरल कोड या फिर जिसको हम कूपन कोड कह सकते हैं, ये अगर वहाँ पे यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो ये जो प्रशांत YT10 नाम का रेफरल कोड है या फिर कूपन कोड है, ये मिशन IB की जो बैच है इसके लिए भी अप्लाइड है। एट द सेम टाइम जो CAPF की असिस्टेंट कमांडेंट की बैच है उसके लिए भी अप्लाइड है। तो दोनों के लिए एक ही कोड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, जिससे यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट इन टोटल फ़ी। ओके, सो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चालू किया था द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें स्पेशलिटीज़ क्या क्या है। तो उसमें हमने 2 चीज़ें लास्ट टाइम देखे थे, अभी ये लेक्चर में देखेंगे। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी नाम का एक और फीचर है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। मीन्स व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अभी रिजिड मतलब क्या, जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इजीली कोई भी चीज़ अमेंड नहीं हो सकती। अमेंडमेंट करने के लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर है वहाँ पे। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में जिनको फ्लेक्सिबल कंसिडर किया जाता है, लाइक ब्रिटिश, जिनमें ओरली भी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, फिर ओरली भी हम कन्वेंशंस तैयार कर सकते हैं। पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाइदर रिजिड, ज़्यादा रिजिड भी नहीं है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। दिस इज़ सिंथेसिस ऑफ बोथ। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे तो हमने इससे पहले देखा था कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 368 नाम का जो आर्टिकल है इसके अंडर बेसिकली कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं। ओके, सो इसमें हम कुछ प्रोविजंस जो है वो सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि अगर कंसिडर करेंगे फॉर एग्जांपल हाउस में 100 लोग हैं, 100 पीपल्स हैं, तो 100 में से अगर 51 लोग किसी भी बिल के लिए अगर वोट करते हैं तो वो बिल पास हो सकता है। तो ऐसे भी कुछ प्रोविजंस है जहाँ पे 51 वोट अगर करेंगे वहाँ के मेंबर्स या फिर MPs जिनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स, तो वो बिल वहाँ पे पास हो जाएगा। तो दिस इज़ द सिंपल मेजॉरिटी। बट कहीं कहीं पे ऐसे भी प्रोविजंस है जहाँ पे कंपल्सरी मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर जो है यानी कि MPs, उनसे ज़्यादा ही वोट मिलने चाहिए, जो कि बहुत बार मुश्किल भी होता है। सो ड्यू टू दिस आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि रिजिडिटी यानी कि क्या, कहीं कहीं पे 2/3 से ज़्यादा जो क्राइटेरिया है MPs के वोट का वो इम्प्लीमेंट होता है, जो कि कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, कुछ ऐसे भी बिल है या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें जो सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि 100 में से अगर 51 लोग वहाँ पे वोट करेंगे तो वो बिल पास हो जाएगा। तो ऐसी भी चीज़ें, एंड ड्यू टू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंथेसिस ऑफ द बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। उसके बाद नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स। अभी हमने इससे पहले भी देखा था, हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है उसका बेसिक जो फंडामेंटल ढांचा है, स्ट्रक्चर जो है, वो हमने 1935 के एक्ट से लिया है। और उस एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थी फेडरल सिस्टम। ओके, फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, इट कंटेन all the usual features of the federation like टू गवर्नमेंट्स यानी कि सेंटर में एक गवर्नमेंट और स्टेट में एक गवर्नमेंट, और दोनों तरफ अलग अलग गवर्नमेंट भी एट द सेम टाइम हो सकती है। यानी कि सेंटर में जो पार्टी अपोजिशन में वो स्टेट में पावर में आ सकती है।
देन डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि सेंटर किन चीज़ों पे लॉ बनाएगा, उसके लिए कौन से सेंटर को पावर दिए गए, और स्टेट कौन सी चीज़ों पे लॉ बनाएगा, स्टेट के लिए कौन से पावर्स है, उनका डिवीजन प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि बाद में झगड़ा होगा। ओके, तो वहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ें सेंटर के अंडर आती है, कौन सी चीज़ें स्टेट के अंडर आती है। उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फीचर ऑफ द फेडरेशन। ओके, यानी कि फॉर एग्जांपल लेंगे तो यूएस को भी फेडरेशन कहा जाता है, और वहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जहाँ पे फेडरेशन हो वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही होना चाहिए। ओके, देन सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फीचर है फेडरेशन का। यानी कि इशू क्या होता है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट्स होती है, फॉर एग्जांपल सेंटर एंड स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, बहुत बार फ्रिक्शंस होता है। बट अगर वही चीज़ें रिटन फॉर्मेट में वहाँ पे अवेलेबल होगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, और वो रिटन फॉर्मेट में जो भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है उनको अगर सब लोग फॉलो करेंगे, उनको सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट द सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ओके, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आज इंडिया में भी है, अगर यूएस में कंपेयर करेंगे तो यूएस में भी है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हमने ऊपर ही देखा है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर यूएस से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारी रिजिडिटी बहुत कम है, यूएस में रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल की है। बट इंडिया में there is a blend between rigidity and flexibility. Then independent judiciary and bicameralism, ये दोनों फीचर भी फेडरेशन के। इससे पहले भी हमने देखा था इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि क्या, अगर कोई भी देश चलाना हो तो 3 ऑर्गन इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एक सबसे पहला है लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता हो, एग्जीक्यूटिव जो उन लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और थर्ड जो है वो उस लॉ के रिलेटेड है जो भी जस्टिसेबल थिंग्स है, यानी कि वो लॉ किसी की चीज़ें स्पेशली फंडामेंटल राइट होगा तो वो हार्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसमें कौन से चेंजेस चाहिए, क्या क्या अमेंडमेंट होने चाहिए, वो सारी चीज़ों को जो स्क्रूटिनाइज करेगा वो बेसिकली होता है जुडिशियरी। तो अगर जुडिशरी और ये बाकी के 2 ऑर्गन अगर इंडिपेंडेंट रहेंगे तो वो एक अच्छी तरीके से फंक्शनिंग कर पाएंगे। बट अगर वो एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर कोई भी अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली उसकी वजह से इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड बाइकैमरलिज्म, यानी कि 2 हाउसेस, जैसे कि हमारे इंडिया में अभी फ़िलहाल 2 हाउसेस है, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। ओके, उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी वो कौन से, स्ट्रॉन्ग सेंटर, दिस इज़ नॉट अ फेडरल फीचर। फेडरेशन में क्या होता है, पावर डिवीजन होता है, कहाँ पे, सेंटर में और स्टेट में। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन। जनरली फेडरेशन में क्या होता है, सेंटर का जो सिटीजनशिप होता है वो अलग लेना पड़ता है, स्टेट का सिटीजनशिप अलग लेना पड़ता है। तो ये सिटीजनशिप का एक एग्जाम्पल है जो कि फेडरेशन में यूज़ होता है। किस चीज़ के लिए, कि दोनों चीज़ें, यानी कि सेंटर का अलग है, स्टेट का अलग है। बट अगर इंडिया के रिलेटेड अगर देखेंगे तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट में भी वही लगता है जो सेंटर में लगता है। दैट्स वाई इंडिया हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन सिंगल सिटीजन, जैसे कि हमने अभी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए सिंगल सिटीजनशिप का एग्जाम्पल लिया था यूएस का। यूएस में 2 अलग अलग सिटीजनशिप्स होते हैं बट इंडिया में एक ही है। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पहले के प्रोविजन में हमने देखा था कि इंडिया में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर अमेंडमेंट की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट होते हैं या फिर बिल होते हैं जो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। ओके, देन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इट मीन्स व्हाट, इंटीग्रेटेड यानी कि अगर आप एग्जांपल लोगे इंडिया का, तो इंडिया में सेंट्रल लेवल के लिए या फिर फेडरल लेवल के लिए कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। स्टेट लेवल के लिए कौन है, हाई कोर्ट से। और उसके नीचे अगर आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके नीचे बहुत सारे अलग अलग लोकल लेवल पे कोर्ट्स हैं। तो बेसिकली अगर कंसिडर किया जाए तो ये अलग अलग लेवल्स पे, यानी कि सेंटर पे लिए अलग, स्टेट के लिए अलग, लोकल लेवल के लिए अलग, बट ये सब एक रस्सी के जैसे बंधे हुए, एक दूसरे के साथ बंधे हुए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई रूल देता है या फिर रेगुलेशन तैयार करता है तो वो हाई कोर्ट पे भी उतना ही इम्प्लीमेंट होता है, और बाकी के जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके लिए भी उसी लेवल पे उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई रेगुलेशन दिया तो वो लोअर कोर्ट पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो उसकी वजह से उनको कहा जाता है इंटीग्रेटेड।
वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हुए हैं, उनको एक दूसरे के साथ बांधा गया है। ओके, और उनका हेड कौन है? उनका हेड है सुप्रीम कोर्ट। देन अपॉइंटमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, ये भी चीज़ हमने देखी थी कि दिस इज़ द फीचर ऑफ द नॉन फेडरल स्ट्रक्चर, या फिर पार्लियामेंट्री में जो हम कह सकते हैं, बेसिकली इंडिया में जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है उसका ये फॉर्मेट है। ओके, देन ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो फेडरल नाम की या फिर फेडरेशन नाम की जो चीज़ है उसको हार्म करते या फिर उसको क्या उसके अपोजिशन में जाते हैं। ओके, दैट्स वाई इट इज़ नॉन फेडरल फीचर। क्यों नॉन फेडरल फीचर? क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होता है, रिक्रूटमेंट जो होती है वो सेंटर की होती है, और सेंटर के लोग जो होते हैं, जो कि सेंटर के अंडर होते हैं, वो स्टेट्स में जाते हैं। तो ऑब्वियसली सेंटर क्या कर रहा है, स्टेट में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसकी वजह से दिस इज़ नॉन फेडरल फीचर। देन इमरजेंसी प्रोविजंस, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा था, जब इमरजेंसी लगती है तो स्टेट जो होते हैं उनके पावर्स कम किए जाते हैं, और वहाँ पे सेंटर जो होता है उनके पावर्स बढ़ जाते हैं, एंड दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो नॉन फेडरल फीचर। फेडरल फीचर में क्या होता है, तो फेडरल फीचर में बेसिकली सेंटर और स्टेट इन दोनों के पावर जो है प्रॉपरली डिस्टिंग्विश्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है, और वो दोनों हमेशा अलग ही होते हैं, यानी कि सेंटर के पावर अलग होते हैं, स्टेट के पावर अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। बट जब नॉन फेडरल चीज़ों की बात होती है, यूनिटरी चीज़ों की बात होती है, तो ये यूनिटरी चीज़ें जो है वहाँ पे क्या होता है, स्टेट के जो पावर्स है, अगर एक्सट्रीम कोई कंडीशन होती है लाइक कंडीशन ऑफ द इमरजेंसी, तो वहाँ पे सेंटर जो है वो स्टेट के पावर निकाल लेता है और खुद के पावर वो स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करना चालू कर देता है। ओके, दैट्स वाई इमरजेंसी प्रोविजन इज ऑल्सो नॉन फेडरल फीचर। इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय स्टेट्स एंड नो स्टेट हैज़ राइट टू सीड फ्रॉम फेडरेशन। जो पहला यहाँ पे सेंटेंस है एंड के पहले, तो ये क्या बोलता है, द इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट। अगर हम यूएस के साथ इंडिया का कंपैरिजन करेंगे तो इसमें आप देखोगे कि यूएस के जो स्टेट्स है बेसिकली उन्होंने क्या किया है, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो उसकी वजह से यूएस का जो स्टेट है तो वहाँ पे बेसिकली ये जो एग्रीमेंट अलग अलग स्टेट्स ने किए उसकी वजह से उसको यूएस का फेडरेशन कहा जाता है। बट इंडिया में जो है, जो इंडिया का हम डिवीज़न देखते हैं स्पेशली स्टेट्स में, तो वो डिवीज़न जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशियंसी के लिए किया गया है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए अलग अलग एरियाज़ अलग अलग रूल या फिर अलग अलग एरियाज़ में उनके हिसाब से जो लोकल लेवल पे रूल्स होने चाहिए तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया को बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड किया गया है, या फिर जिसको हम डिसेंट्रलाइज बोल सकते हैं, वो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। बट यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में क्या हुआ, जो वहाँ पे उस टाइम पे स्टेट्स थे तो उनको कलेक्टिवली सिक्योरिटी चाहिए थी, तो उसकी वजह से उन्होंने एग्रीमेंट किया था। एंड नो स्टेट हैज़ राइट टू सीड फ्रॉम फेडरेशन। इंडिया में कोई भी स्टेट जो है उसको जो यूनियन ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं उससे बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिकली स्टेट जो है दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस और द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। बट अगर यूएस के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो इससे पहले जो कहा था हमने, यूएस जो है इट इज़ अ फेडरेशन, बट वो फेडरेशन कैसा है, जो वहाँ के स्टेट्स से उन्होंने वहाँ पे एग्रीमेंट करके बनाए हुए हैं। यानी कि अगर किसी स्टेट को कल लगता है कि हमें इस एग्रीमेंट से बाहर निकलना है तो वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, बट इंडिया में ये चीज़ नहीं है। द फेडरल इन द फॉर्म ऑफ बट यूनिटरी इन द स्पिरिट, यानी कि इंडिया का अगर देखेंगे फॉर्म ओवरऑल अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वगैरह तो वो फेडरल दिखता है। फेडरल क्यों दिखता है? तो इसका प्राइमरी रीज़न जो है वो है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सेंटर के सब्जेक्ट, यानी कि सेंटर का पावर कहाँ तक होना चाहिए उसके सब्जेक्ट्स अलग है और स्टेट के सब्जेक्ट्स अलग है, तो उससे वो स्ट्रांगली हमें दिखता है। बट यूनिटरी इन स्पिरिट, यानी कि फॉर एग्जांपल लेंगे तो इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी लिखते हैं तो क्या होता है, सेंटर का अपर हैंड हो जाता है स्टेट्स पे। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। उसी के साथ इंडिया को कहा जाता है क्वाजी फेडरल स्टेट। क्वाजी फेडरल मीन्स व्हाट, यहाँ पे फेडरेशन तो है बट यूनियन भी है, यानी कि यूनिटरी स्ट्रक्चर भी है। देन फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये भी इंडिया को कहा जाता है, फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स अबाउट
इंडिया। अभी देखते हैं नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके फीचर्स क्या क्या है? तो बेसिकली उसके फीचर सबसे पहले है उसमें प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। अभी नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अगर इंडिया की बात करेंगे तो वो हो गए प्रेसिडेंट, क्योंकि इंडिया में जो भी वर्क होता है स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो वो होता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, तो उसकी वजह से वो नॉमिनल हो गए। बट एक्चुअल फंक्शनिंग कौन करता है इंडिया में? तो वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड उसकी वजह से उनको कहा जाता है रियल एग्जीक्यूटिव। तो ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस यानी कि दो पावर हाउसेस या फिर दो पावर सेंटर्स इंडिया में या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे वहाँ पे होने चाहिए। कौन से? एक नॉमिनल होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और दूसरा रियल होना चाहिए, और दोनों भी एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। यानी कि जो भी लेजिस्लेचर में यानी कि पार्लियामेंट में लॉ पास होगा तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फंक्शनरी होती है एग्जीक्यूटिव्स, तो इसमें दो सेक्शंस होने चाहिए, एक नॉमिनल होना चाहिए और एक एक्चुअल में फंक्शनिंग या फिर वर्किंग होना चाहिए। ओके, देन मेजॉरिटी पार्टी रूल। मेजॉरिटी पार्टी रूल मतलब क्या? जिस पार्टी को इलेक्शन में ज़्यादा वोट्स मिलेंगे उसी का रूल वहाँ पे होना चाहिए, उसको कहा जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसी के साथ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय द टू द लेजिस्लेचर, यानी कि क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के लिए होनी है। अभी हमने देखा था एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? ऐसी बॉडी या फिर ऐसा ऑर्गन जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। तो लॉ कौन बनाता है? तो वो बनाता है लेजिस्लेचर। तो अगर लॉ इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गलती होती है या फिर वहाँ पे कुछ इश्यूज़ होते हैं तो उन इश्यूज़ को लेजिस्लेचर जो है यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, तो उसमें एग्जीक्यूटिव्स को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे गलती हुई क्यों हुई। अगर कोई इशू है तो ये इशू क्यों क्रिएट हुआ इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव्स को भी लेजिस्लेचर को आंसर देना होता है कि क्यों इशू क्रिएट हुआ या फिर क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। सो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर, यानी कि जो हमारी लॉ मेकिंग पार्लियामेंट है यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी जो है जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, तो उसमें जो मेंबर्स हैं हमारे वही मिनिस्टर बनते हैं, यानी कि उसी से एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के लिए जो लोग हैं वो चुने जाते हैं। ओके, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव्स है इंडिया के वो खुद ही लेजिस्लेचर का पार्ट भी है। देन लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। अभी लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो अभी हमने पहले देखा कि इंडिया जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म होगा वहाँ पे क्या होगा? दो एग्जीक्यूटिव्स हो गए, एक रियल होगा एक नॉमिनेटेड होगा। तो रियल जो है एक्चुअल फंक्शनिंग या फिर वर्किंग, तो वो कौन होगा? वो हो गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। वो हो गए नेशनल लेवल के लिए। अगर स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में भी सेम है। स्टेट में नॉमिनल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो होते हैं गवर्नर, एंड रियल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं जो फंक्शनिंग होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। तो वो चीज़ें यहाँ पे। देन डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस दैट इज़ लोकसभा। ओके, जो लोअर हाउस है हमारा जिसको हम लोकसभा कहते हैं, तो हर 5 साल के बाद या फिर अगर कहीं पे गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी में जाते हैं या फिर गवर्नमेंट के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, तो वो इमीडिएटली जो पार्लियामेंट होती है वो उसका जो लोअर हाउस है जिसको लोकसभा कहते हैं हम, तो ये जो लोकसभा होती है ये डिसॉल्व हो जाती है और उसके बाद फिर नई गवर्नमेंट जब आती है तो फिर से लोकसभा नई तैयार हो जाती है वहाँ पे। तो ये जो चीज़ है ये भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही आती है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो अगर बेसिकली इसका हम कंपैरिजन करेंगे यूके के साथ, तो यूके में क्या होता है जो पार्लियामेंट है वो अल्टीमेट होती है। वहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ करनी होती है तो पार्लियामेंट ने अगर कोई चीज़ कर दी तो वो अल्टीमेट है, उसको फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता या फिर उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। तो ये चीज़ है जिसको कहा जाता है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये चीज़ है यूएस में। यूएस में क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर अगर हम प्रॉपरली पर्टिकुलरली अगर लेंगे तो लेजिस्लेचर, तो अगर वहाँ के जो कोर्ट्स है फेडरल कोर्ट या फिर वहाँ के स्टेट कोर्ट्स अगर उनको लगता है कि कोई लॉ हमारे यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए तो फिर वो क्या करते हैं डायरेक्टली वो लॉ बना देते हैं। ओके, यानी कि वहाँ के जुडिशरी जो है वो सुप्रीम है। और इवन अगर वहाँ की पार्लियामेंट जिसको कांग्रेस कहा जाता है, तो वहाँ की अगर कांग्रेस कोई लॉ अगर पास करती है और वो लॉ वहाँ के कोर्ट को लगता है कि हार्मफुल है फॉर द पीपल्स ऑफ द यूएस, तो वो लॉ डायरेक्टली ख़त्म भी कर सकते हैं। कौन? जुडिशियरी। उसकी वजह से
वहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमसी है। बट अगर इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया है, सिंथेसिस किया गया है। तो इंडिया में क्या होता है, जो भी पार्लियामेंट है वो क्या करती है, तो वो लॉ बनाती है। बट ऐसा नहीं कि उस लॉ को कहीं पे चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, और दूसरा जो है, कोर्ट जो है वो हर जगह पे नहीं आ सकता या फिर इंटरवीन नहीं हो सकता। कोर्ट को भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, यानी कि इंडिया में जुडिशियल सुप्रीमसी को भी रेस्ट्रिक्शंस है। ओके, दैट्स वाई दिस इज सिंथेसिस। देन अभी इससे पहले हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिया का जो जुडिशियरी है वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो कि सेंटर का है अप टू द लोएस्ट लेवल, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट और उनके नीचे वाले जो कोर्ट्स हैं वहाँ तक जो टोटल स्ट्रक्चर है वो एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में या फिर एक दूसरे के साथ बंधा हुआ स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रेगुलेशन बनाता है, वो रेगुलेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट और उससे नीचे वाले जो कोर्ट्स हैं उनके लिए भी इक्वली इम्प्लीमेंटेबल होता है। ओके, सो दिस इज़ द इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। जैसे कि हमने अभी कहा था, देयर आर बेसिकली 3 ऑर्गन्स ऑफ एनी स्टेट, एक लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशियरी। तो ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं, इन तीनों ऑर्गन्स को अगर इंडिपेंडेंट रखा जाए तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा काम करते हैं। बट अगर वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे तो वो इतने अच्छी तरीके से फिजिबिलिटी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिया में कही गई है। उसी के साथ फंडामेंटल राइट्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की। फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में लिखे गए हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। कौन से फंडामेंटल राइट्स है वो? सबसे पहला है राइट टू इक्वेलिटी, जो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 में लिखा गया है। देन राइट टू फ्रीडम, वो लिखा गया है आर्टिकल 19 टू 22 में। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो लिखा गया है आर्टिकल 23 एंड 24 में। उसी के साथ लिखा गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो लिखा गया है आर्टिकल 25 टू 28 में। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो लिखा गया है आर्टिकल 29 टू 30 में। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये लिखा गया है आर्टिकल 32 में। उसके बाद डीपीएसपी, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया। डीपीएसपी यानी कि क्या, यहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ है या फिर ऐसे प्रोविजंस है, जब कोई भी स्टेट या फिर सेंटर कोई भी अगर लॉ बना रहा है तो उन प्रोविजंस को उस लॉ में या फिर उस स्कीम में इन्वॉल्व करना या फिर उन प्रोविजंस के ऊपर ही कोई स्कीम या फिर कोई लॉ बनाना, ये स्टेट के लिए एक कन्वेंशन तैयार किया गया है, जिनको हम इन ऑफिशियल वर्ड्स में कंपल्शन भी बोल सकते हैं। ओके, तो उनको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट ने जो कोई पॉलिसी नहीं तैयार करनी है तो उसके लिए कुछ डायरेक्शंस जो है वो यहाँ पे दिए गए। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, अभी हमने देखा इससे पहले फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ऐसे राइट्स जो सिटीजन्स को दिए गए अगेंस्ट द स्टेट। ओके, बट यहाँ पे सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिए गए, यानी कि ऐसी ड्यूटीज़ जो हर सिटीजन ने फॉलो करना एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे परमानेंट कोई कंपल्शन नहीं है या फिर बाय लॉ कोई कंपल्शन नहीं है, बट एक एक्सपेक्टेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके कुछ ड्यूटीज़ है, जहाँ पे जनरली 11 ड्यूटीज़ अभी नहीं तैयार की गई, यानी कि इससे पहले 10 थी, उसके बाद अभी एक ऐड करके 11 हुआ है। सो देयर आर बेसिकली 11 ड्यूटीज़ जिनको फॉलो करना या फिर जिनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना जनरली एक्सपेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन को, किससे? इंडिया के सिटीजन्स से। देन और सेक्युलर स्टेट, अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। बेसिकली अगर सेक्युलरिज्म देखेंगे तो इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, और सेक्युलरिज्म बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, दूसरा होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में क्या होता है, सारे रिलीजन्स को इक्वली सपोर्ट किया जाता है, और नेगेटिव सेक्युलरिज्म जो है उसमें क्या होता है, रिलीजन और स्टेट ये दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली डिटैच हो जाते हैं। ओके, सेपरेट हो जाते हैं कम्प्लीटली। तो बेसिकली इंडिया का सेक्युलरिज्म जो है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। अभी इंडिया में सेक्युलरिज्म जो है वो
इंडिया में हमें देखने को कहाँ कहाँ पे मिलता है, सबसे पहले सेकुलर वर्ड है जो प्रियम्बल में डाला गया है अंडर 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। उसके बाद प्रियम्बल में ही फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी दिया गया है। उसी के साथ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 27, 28, 29 एंड 30, इतने सारे जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल बेसिकली कहते हैं कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। उसी के साथ आर्टिकल 44 जो है जिसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि जितने भी इंडिया में कॉमन पीपल्स है तो उनके लिए कॉमन लॉ बनाया जाए, कॉमन सिविल कोड बनाया जाए। तो ये जो प्रोविज़न है ये बेसिकली डीपीएसपी का, यानी कि स्टेट के लिए कहा गया है कि स्टेट ने इंडिया के जो कॉमन पीपल्स है उनके लिए इक्वल या फिर यूनिफॉर्म लॉ सिविल कोड जिसको हम कह सकते हैं वो बनाना चाहिए। तो ये आर्टिकल 44 में कहा गया है। सो दीज आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ द सेकुलर स्टेट। उसके बाद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इससे पहले भी हमने इसका डिस्कशन किया है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि क्या, जो अडल्ट होते हैं उनके लिए वोटिंग राइट्स। अभी अडल्ट मतलब क्या, अडल्ट की जो डेफिनेशन हर बार चेंज होती है। इससे पहले अगर देखेंगे तो अडल्ट की डेफिनेशन इंडिया में 21 ईयर्स थी। अभी अगर देखेंगे करंटली तो इंडिया में अडल्ट की डेफिनेशन है 18 ईयर्स। अडल्ट यानी कि क्या, वो एज क्रॉस करने के बाद वो जो पर्सन होगा उसके पास वोटिंग के राइट्स होंगे, दैट इज़ अडल्ट फ्रेंचाइज। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि क्या, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी कंडीशन, जितने भी लोग 18 ईयर के ऊपर है उन सबको यानी कि यूनिवर्सली वोटिंग राइट मिल जाएंगे, दैट इज़ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अगर ब्रिटिशर्स के टाइम के अगर कंपेयर करेंगे तो इंडिया में 1909 के काउंसिल एक्ट के बाद बेसिकली वोटिंग्स जो राइट है, वोटिंग के राइट्स, वो इम्प्लीमेंट होना चालू हो गया था। बट उस टाइम पे वहाँ पे कंडीशंस थे, यानी कि किसी ने पर्टिकुलर एनुअल टैक्स भरना चाहिए या फिर किसी का पर्टिकुलर एजुकेशन होना चाहिए, किसी ने कंपलसरी कहीं पे सर्विस करनी चाहिए, जो ऐसे अलग अलग क्राइटेरियाज थे। तो इनमें बहुत कम लोग थे जो उस टाइम पे इंडिया में इन कंडीशंस को फुलफ़िल कर पाते थे और वहाँ पे उनके वोटिंग राइट जो थे वो बहुत बार छीने जा सकते थे। बट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुआ, इट डजेंट मैटर कौन कितना पढ़ा है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, बट अगर वो 18 ईयर के ऊपर है करंटली तो उसको वोटिंग का राइट है, दैट इज़ नथिंग बट द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि हमने अभी देखा है इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एग्जाम्पल हमने सिंगल सिटीजनशिप से देखा है। देन इंडिपेंडेंट बॉडीज़, इंडिया में बेसिकली कुछ ऐसी बॉडीज़ है लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसी के साथ कैग, देन यूपीएससी, देन एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो ये जो बॉडीज़ है दीज आर द इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो कि मेनली गवर्नमेंट का फंक्शनिंग करते हैं या फिर गवर्नमेंट के जो टोटल फंक्शनिंग होते हैं उस पर ओवर वॉच करते हैं या फिर एज अ वॉच डॉग उन पर वॉच रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कैग का लेंगे तो कैग क्या करता है, एक साल में यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया और वहाँ पे कितना पैसा बेसिकली वेस्ट हो गया या फिर कितना पैसा एक्चुअल फंक्शनिंग में है और उससे कुछ कितना एसेट क्रिएट हुआ, जिसको इकोनॉमी के लैंग्वेज में कैपिटल कह सकते हैं, कि कितना नया कैपिटल जनरेट हुआ। वो सारी चीज़ों का रिपोर्ट जो है वो कैग देता है हर साल एनुअली। और ये जो कैलकुलेशन होता है ये पूरा एक एनुअल फाइनेंशियल ईयर का होता है, यानी कि बजट डिक्लेयर होने के बाद का जो ईयर चालू होता है नेक्स्ट बजट तक, वो पूरे ईयर का कैग जो है वो रिपोर्ट देता है। ओके, सो दीज आर द इंडिपेंडेंट बॉडी विच वर्क फॉर इंडियाज़ बेस्ट इंटरेस्ट। देन इमरजेंसी प्रोविजंस, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इंडिया में इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स से को रिलेट होते हैं, यानी कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे, फॉर एग्जांपल फ्रीडम का लेंगे तो आर्टिकल 19 जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ओके, तो ऐसी चीज़ें भी इंडिया में। एंड 3 टायर गवर्नमेंट, अभी 3 टायर गवर्नमेंट मतलब क्या, एक गवर्नमेंट सेंटर के लिए, दूसरी गवर्नमेंट स्टेट के लिए एंड तीसरी गवर्नमेंट लोकल के लिए, जिनको इंग्लिश में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि पंचायती राज या फिर म्यूनसिपैलिटीज़। तो ये 3 टायर इंडिया में बेसिकली स्ट्रक्चर बनाया गया है गवर्नमेंट का। ओके, सो 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी एक फीचर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्रिटिसिज्म है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया as framed and adopted by Constituent Assembly of India has been criticized on the following ground। क्या है उसमें, सबसे पहली चीज़ बोली जाती है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है ये चीज़ कि जनरली कहा जाता है कि हमने जो 60 नेशंस से
जो प्रोविजंस लिए उनको हमने जैसे कि वैसे बोरो किया ऐसा कहा जाता है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमने वो हमारे हिसाब से यानी कि इंडिया के इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से उनको बोरो किया था। दैट्स वाई दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग थिंग, बट स्टिल क्रिटिसिज्म होता है कि दिस इज़ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935, इससे पहले हमने देखा था जो बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर ढांचा था वो 1935 के एक्ट से लिया गया था, बट ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमने बाहर से अडॉप्ट किए। देन अन इंडियन और एंटी इंडियन कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न है जो इंडियननेस यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है उनको कॉन्ट्रास्ट है या फिर उनके अपोज में है। ओके, उसकी वजह से अन इंडियन और एंटी इंडियन कहा जाता है। देन एन अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स है जो गांधीयन आइडियाज़ जो थी या फिर गांधीयन फिलोसफी जिनको हम कह सकते हैं तो उसके अगेंस्ट है, ये भी यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है। ओके, देन एलिफेंटाइन साइज, यानी कि हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो बहुत बड़ा है, उसमें 470 के अराउंड आर्टिकल्स है। तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली फंक्शनिंग में इश्यूज़ देता है या फिर प्रॉब्लम देता है, ये भी बोलना है। और उसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। एंड दैट्स वाई ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि इसकी साइज़ बहुत बड़ी है। देन पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जहाँ पे एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन बना था वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन जो था वो लॉयर था, और उसकी वजह से उन्होंने क्या किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे टेक्निकल वर्ड डाले। तो इसकी वजह से जो कॉमन मैन है, कॉमन पीपल है, उनको ज़्यादा तौर पर ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, और इसका लॉस जो है वो उनको होता है क्योंकि उनको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज लेने के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। बट अगर लॉयर देखेंगे तो लॉयर को ईजिली वो समझ में आ जाएंगे, स्पेशली टेक्निकल चीज़ें। एंड दैट्स वाई ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के जो लॉयर्स हैं उनके लिए ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, दिस इज़ द पैराडाइज। बट अगर एक्चुअली देखेंगे तो अभी बहुत सारे ट्रांसलेशंस भी हुए कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है। ओके, तो उसकी वजह से ये अभी समझने में इतना डिफ़िकल्ट या फिर हार्ड नहीं हुआ है। और उसी के साथ अभी इंडिया में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ी है, और उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की अवेयरनेस भी और ज़्यादा बढ़ी है। ओके, दैट्स वाई दिस क्रिटिसिज्म इज़ ऑल्सो फॉल्स क्रिटिसिज्म, बट ये पूछा जाता है। और ये जो 6 क्रिटिसिज्म है ये थोड़ा सा याद रखो, डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म होने के चांसेस है। वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।